सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा की पाठशाला। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो यूनिट 2 माइक्रोबियल वर्ल्ड का पहला टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें मैक्सिमम हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ने हैं और मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ने हैं, उनकी बैक्टीरियाज़ के बारे में पढ़ना है कि कौन से तरीके के बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन एंड उनकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी है एंड वायरसेस पढ़ने हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो आज मैं कवर कर रही हूँ यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जैसा कि हमने 11th-12th में पढ़ाई था और मतलब कि जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उसमें ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो बिलीव करा जाता है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से डेवलप हुए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स से डेवलप क्यों हुए हैं? क्योंकि इनके यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ फीचर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से मैच करते हैं। हाँ, तो उनमें से कौन कौन से फीचर्स हैं जो मैच करते हैं? जैसे कि इनके पास डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होती है। हाँ, जो प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है वो वन ऑफ द सराउंडिंग होती है, सेल को जो सराउंड करती है, और सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो होती है वो सराउंड करती है न्यूक्लियस को और अदर सेल ऑर्गेनेलीज को। हाँ, बस हमारा इसमें मतलब कि ये इसके सेल्स कौन कौन से टाइप्स में होते हैं? प्रोटिस्ट्स में होते हैं, फंजाई में होते हैं, प्लांट्स में और एनिमल्स में होते हैं। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अब इनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का मॉडिफाइड वर्जन क्यों कहते हैं? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में इतना मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक्स मतलब सेल्स का टाइप। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक्स हैविंग मतलब कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब कि पुराने टाइप का जो न्यूक्लियस होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। जैसे कि पुराने टाइप में सेल सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल डीएनए और आरएनए टाइप के स्ट्रैंड वाले होते थे, और जब यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें की डबल मेम्ब्रेन हो जाती है, डबल स्ट्रैंडेड वाले सेल्स यूज़ होते हैं। तो अब इसी तरीके से मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में इतना डिफरेंस है। अब इसका डिफरेंस हम कई तरीके के बेसिस पे हम वो कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम खाली एक डिफरेंस तो लिखेंगे नहीं, तो उनके डिफरेंसेस चेंज करने के लिए उनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो हम इसमें अब देखते हैं। दे हैव फॉलोइंग फीचर्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स के फीचर्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के फीचर्स, इन दोनों को हम डिफ़ाइन करके इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यूकैरियोटिक फीचर्स के मतलब कि फ़ीचर्स को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? इनके नंबर्स के हिसाब से हम इनको डिफ़र कर सकते हैं, शेप्स की वजह से कर सकते हैं, साइज़ की वजह से कर सकते हैं, और कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट्स हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स पुराने सेल्स हैं जो कि हमें मिलते थे बॉडीज़ में या मतलब कि ऑर्गेनिजम्स में। यूकैरियोटिक सेल्स न्यू टाइप के मॉडिफाइड सेल्स हैं, तो इनमें कुछ नए सेल्स भी होंगे, नई ऑर्गेनेलीज भी यूज़ हुई होंगी। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसका स्टार्ट करते हैं हम। तो यूकैरियोटिक सेल्स का मैंने आपको बता दिया। तो अब नंबर्स के बेसिस पे क्या होते हैं? मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते थे वो यूनिसेलुलर होते थे। हाँ, मल्टीसेलुलर्स होते थे, वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते थे। तो अब इसका हम यूकैरियोटिक सेल्स में कर सकते हैं कि ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिन देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल जाइगोट। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे मल्टीसेलुलर्स होते हैं, और उनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है? एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं या प्रोनाउन करते हैं, और वो फिर मल्टी सेलुलर बनते हैं बाय इट्स माइटोटिक डिवीज़न ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब माइटोटिक डिवीज़न क्या है? माइटोटिक डिवीज़न में ये होता है कि जो मियोसिस होती है, मियोसिस और माइटोसिस दो तरह के डिवीज़न प्रोसेसेस होते हैं। ये हमने पहले पढ़े हुए हैं 11th-12th में। तो माइटोटिक डिवीज़न में होता है कि अगर तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर 2n है तो वो 2n का 2n ही यूज़ होगा हर जगह पर। और मतलब कि मियोसिस में क्या होता है कि जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार उसका हाफ होता जाएगा। जैसे कि अगर तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर है 2n तो तुम्हारे क्रोमोसोम एक मियोसिस साइकिल के बाद n हो जाएंगे, फिर एक और मियोसिस के बाद मतलब सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के बाद वो n/2 हो जाएंगे। इस तरीके के तुम्हारे सेल्स इसमें डिफ़र करते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल जाइगोट से बनते हैं। हाँ, और उसके बाद हमें मिलते हैं वो। हाँ, और जो मल्टीसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म या सेल्स जो कि होते हैं वो माइटोटिक डिवीज़न की वजह से डेवलपमेंट में होते हैं। अब ये चीज़ हो गई। तो अब हमारा दूसरा डिफरेंस आता है, हम दूसरे पे चलते हैं शेप पे। शेप इनकी कई तरीके की हो सकती है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक्स के आगे मैं इसमें बताती हूँ और डिफरेंसेस। हाँ, प्रोकैरियोटिक शेप्स में भी, सेल्स में भी शेप्स बहुत डिफ़र करती हैं। अब इसकी शेप्स जो होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स की वो होती हैं स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, ओवल
डिस्क, पॉलीगॉन, कॉलमनार, स्पेंडल शेप और इर्रेगुलर। मैक्सिमम तुम इनमें याद रखो कि तुम्हारे हर तरीके के होते हैं। स्फेरिकल मतलब सर्कल, गोला, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप का, ओवल, डिस्क शेप और मतलब पॉलीगोनल मतलब कि जैसे कि हमारे जो हेक्सागन होता है, ट्रेपीजियम होते हैं, वो सारे हमारे पेंटागन होते हैं, ये सारे पॉलीगोनल में होते हैं। जितनी भी शेप्स के एजेस साइड्स वाले बनते हैं वो सारे तुम्हारे वो हो जाते हैं पॉलीगोनल और कॉलमनार होता है कॉलम शेप के। अब तुमने देखा हो कि पिलर जो होते हैं उन्हें हम कॉलमनार शेप बोल सकते हैं, ठीक है। और स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल शेप हमारी, तो स्पिंडल शेप्स का तुम्हारा सबसे अच्छा एग्जांपल हमने पहले पढ़ा हुआ है मसल्स का, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जिसका मतलब होता है कि ऊपर के पार्ट में भी पॉइंटेड होती हैं और नीचे के पार्ट में भी पॉइंटेड होते हैं, बीच में ब्रॉड होती हैं, तो उन्हें कहते हैं स्पिंडल शेप। उस शेप की भी तुम्हारी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। हाँ, तो अब तुम्हारे शेप्स के ऊपर डिफरेंसेस हो गया, नंबर्स के हिसाब से हो गया डिफरेंसेस। अब इनका साइज़ क्या हो सकता है? साइज़ ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोबियल वर्ड मतलब माइक्रो मीन्स छोटा, जो कि हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप या किसी मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हमारे साइज़ हमेशा छोटे ही होंगे। तो उसका मैक्सिमम साइज़ होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। 10 to 100 माइक्रोमीटर तुम्हें यूज़ करना होगा हमेशा, मतलब कि यूज़ क्या करना होगा, उसका साइज़ जो रेंज करेगा वो 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में ही करेगा। अब ये हमारा 3 के बेसिस पे हो गया। अब हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बेसिस पे, ये तो हमारा वन लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो जो कंपोनेंट ऑफ सेल्स है उसमें जो यूज़ होगा, उसमें हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। कौन सा? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हाँ, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन हमारी उसके आउटर पार्ट होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो फिल्ड है सेल के अंदर, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस जो मतलब कि मेन हमारा हर उसका कंपाउंड का, हर सेल का मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। तो उसका सबसे पहले हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी मतलब कि डबल मेम्ब्रेन होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में। सेल मेम्ब्रेन जिसमें कि हमारी एक तो होती है जो सेल को कवर करती है, एक तो मतलब कि मेम्ब्रेन, और एक जो होती है वो हमारी सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है जो सराउंड करती है न्यूक्लियस को और अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स के लिए, ठीक है। तो जो पहला सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो हमारी थिन इलास्टिक लिविंग कवरिंग होती हैं जो सराउंड करती हैं सेल्स को, कीपिंग द सेल कंटेंट इन प्लेस। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल अक्रॉस इट। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, जो कवर करती है सेल को और सेल को कंटेंट को एक जगह पे, एक प्लेस में, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में रखता है। बाकी वो चेंज होता रहता है ताकि मतलब कि वो एक पर्टिकुलर सेल बना रहे, ना तो वो ड्राई हो, ना मतलब कि कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम हो, वरना वो ख़राब हो जाएगा। और उसकी एक शेप बना के रखता है पर्टिकुलर, जो कंट्रोल करता है ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल, कि कौन सा कंटेंट कि कौन सा मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट उसके अंदर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, कौन सा मटेरियल अंदर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। वो सेमी परमेबल और परमीएबल मेम्ब्रेन्स को यूज़ करके उसमें मतलब कि ट्रांसफ़र होता है जो भी हमारा इसमें मटेरियल क्रॉस करना चाहिए। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी मतलब कि 3 टाइप्स में यूज़ होता है। एक तो होता है ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपिड्स एंड तो जो, और अब उसके बाद आता है हमारा इसमें साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मेन कंटेंट होता है। साइटोप्लाज्म मीन्स सेल्स हैविंग फ्लूइड और मतलब कि लिक्विड। तो साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड और लिक्विड। तो साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड होमोजीनियस ट्रांसल्यूसेंट ग्राउंड सब्सटेंस नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और साइटोसोल मतलब तुम्हारा लिक्विड जो तुम्हारे सेल के अंदर फ्लो कर रहा है, जो तुम्हारे सेल की मतलब कि मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसे तुम साइटोसोल कहते हो, लिक्विड होता है, ठीक है। तो उसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, साइटोसोल भी बोल सकते हैं। जो साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो अब जो सेमी फ्लूइड होता है वो होमोजीनियस होता है, ट्रांसल्यूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच का, मतलब थोड़ा धुंधला भी और थोड़ा साफ़ भी। हाँ, तो जो थोड़ा धुंधला होगा थोड़ा साफ़ होगा, बट तुम्हारा ट्रांसल्यूसेंट होता है। जैसे कि तुम इसका एग्जांपल ले लो, तुम एक गिलास पानी में मतलब कि नींबू पानी बना रहे हो तो वो बिल्कुल साफ़ पानी नहीं रहता, तो उसमें थोड़ा थोड़ा धुंधला सा रहता है अगर नींबू पानी होता है, या तुम चॉक भी मिला दोगे पानी में तब भी वो चीज़ ट्रांसल्यूसेंट नहीं आती है। हाँ, तो वो मतलब कि तुम्हारा धुंधला हो रहता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं रहता।
उस तरीके का एक लिक्विड होता है जो होमोजीनियस सब्सटेंसेस से बना होता है और उसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोला जाता है, साइटोसोल बोला जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म या साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज मतलब ऐसे मतलब कि सेल्स या ऐसे मटेरियल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स के पार्ट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं उस सेल को फंक्शन करने में, जो कि हेल्प करते हैं उस सेल के फंक्शनिंग में, मतलब फंक्शन करते हैं फंक्शन में, मतलब जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको अच्छे से काम करने में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म को हेल्प करता है ऑर्गेनेलीज अच्छे से फंक्शन करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए। अगर सेल्स ढंग से काम नहीं करेंगे तो फिर बॉडी कौन सा ढंग से काम कर पाएगी। तो मतलब साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो तुम्हारी ये हेल्प करती हैं। और मतलब कि जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उसमें, अब ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन इन सम केसेस आर नोन एज ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज एक ऐसा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है या ऐसा ऑर्गेनाइज कंपाउंड होता है या सब्सटेंस होता है जो इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और एक कैपेसिटी होती है, मतलब कि ये इतना ही ग्रो कर सकता है, ऐसा कैपेसिटी होती है ग्रोथ की, मल्टीप्लाई करने की। तो वो मतलब कि तुम्हारा ऑर्गेनेलीज का ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन पे हेल्प करता है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है उन ऑर्गेनेलीज का, ठीक है। तो वही तुम्हारा ऑर्गेनेलीज कहलाता है। और मतलब कि साइटोप्लाज्म में तुम्हारे मेनली ऑर्गेनेलीज यूज़ होती हैं। ऑर्गेनेलीज भी कई तरीके की यूज़ होती हैं। हाँ, उसके कुछ ऑर्गेनेलीज के एग्जांपल हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडीज़ या गोल्जी बॉडीज़, जो तुम्हें बोलना है वो बोल लेना। मैं गोल्गी भी बोलती हूँ, गोल्जी भी बोलती हूँ, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, ठीक है। प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आदि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली रिलेटेड। अब मैंने इस टॉपिक को, इस यूनिट को पहले इसलिए ही लिया था क्योंकि ये वाला टॉपिक हमने कहीं ना कहीं 12th में अच्छे से रटा होता है, क्योंकि ये टॉपिक से एक क्वेश्चन आना पक्का होता है, तो हमें ये पता होता है। तो इसमें भी यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इसकी एक पूरी यूनिट बना दी है, तो फिर इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एंड अच्छे से पढ़ना भी है। मैं तुम्हें एक बार इसका सारा पढ़ा दूँगी, बाकी अब तुम देखना कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना। वरना मेरे को बता देना कि तुम्हें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए, तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी दे सकती हूँ इसके इंपॉर्टेंट, और मतलब कि मेरे को कमेंट कर देना नीचे कि अगर तुम्हें इसके क्वेश्चंस चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट भी हों, क्योंकि MCQs भी आ रहे हैं और मतलब कि शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है मतलब रिटन है, और कुछ में MCQs यूज़ हो रहे हैं। तो फिर मैं उस दोनों तरीके के क्वेश्चंस दे दूँगी, जो तुम बनी को बताओगे मैं उस तरीके के क्वेश्चंस दे दूँगी। हाँ, तो अब फिर से चलो आ जाते हैं इस पर। हाँ, तो ऑर्गेनेलीज में हमने क्या कहा? ऑर्गेनेलीज क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैपेसिटी है उनके पास ग्रोथ करने की और मल्टीप्लाई करने की, उन्हीं को तुम ऑर्गेनेलीज कहते हो। अब ऑर्गेनेलीज कौन सी होंगी? माइटोकॉन्ड्रिया होगी, सेंट्रोसोम होगी, गोल्जी बॉडीज़ होगी, प्लास्टिड्स होंगे, वैक्यूल्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, राइबोसोम्स होंगे, और मतलब कि कुछ और भी होती हैं, मगर मैक्सिमम मेन यही हैं जो ऑर्गेनेलीज यूज़ होती हैं, ठीक है। तब माइटोकॉन्ड्रिया पे आ गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? एक रॉड शेप की होती है और ग्लोब्यूल शेप, रॉड शेप या ग्लोब्यूल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, जो फाउंड करता है सिंगली और इन ग्रुप। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जो वो सिंगल भी हो सकता है, कुछ सेल्स में एक ही हो सकता है, और कुछ सेल्स में ये ज़्यादा भी हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे तुम ये चीज़ हम हमेशा से पढ़ते आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, और मतलब कि ATP जनरेटिंग सेल, ATP जनरेटिंग माइक्रो बॉडी। तो ये माइक्रो बॉडी नहीं, ऑर्गेनेलीज। हाँ, तो वही चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया ATP जनरेटेड होता है, और मतलब कि तुम्हारे सेल्स को एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए ये कुछ में तो जहाँ पे ज़्यादा ही फंक्शन होता है कुछ सेल्स का, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है, कुछ में मतलब कि सिर्फ नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होता है, तो उधर माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक आदि यूज़ होता है, तो उधर सिंगली यूज़ हो जाते हैं। दे आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। अब जैसे हमारी यूकैरियोटिक सेल डबल मेम्ब्रेन सिस्टम से कवर है, इसी तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम से कवर रहता है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जो आउटर वाली होती है, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है सिंपल मेम्ब्रेन होती है। जो इनर होती है ना, वो कुछ फोल्डिंग्स बना देती है, बना देती है छोटी छोटी,
तो वो हमारी फॉर्म जो फोल्डिंग्स फॉर्म होती हैं इनर मेम्ब्रेन की, उन्हें हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। हाँ, जो फोल्डिंग्स मतलब फिंगर लाइक, फिंगर जैसे शेप की होती है, मैं तुम्हें फ़ोटो इसमें दे दूँगी। हाँ, तो फिंगर लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वही जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं को हम क्रिस्टे बोलते हैं। अब इसमें आगे जाके प्रॉब्लम होगी, कन्फ्यूज़न आएगा, एक होता है क्रिस्टे और एक होता है क्रिस्टने। जो क्रिस्टेज होते हैं वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ होते हैं, और क्रिस्टने आगे जाके तो मैं बताऊँगी न्यूक्लियस में यूज़ होते हैं, न्यूक्लियस में फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्रिस्टने न्यूक्लियस में फॉर्म होते हैं जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज़ होता है, तो वहाँ पे क्रिस्टे फॉर्म होते हैं, क्रिस्टने फॉर्म होते हैं, ये होता है क्रिस्टे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो यूज़ हो रहा है वो होता है क्रिस्टे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इनर मेम्ब्रेन से फॉर्म होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल सेम होती है और उसमें कोई भी कट नहीं होता, कोई भी मतलब कि पासिंग वाला पार्ट नहीं होता, मतलब कि कोई भी होल या पोर नहीं होता है प्रेजेंट। इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं। और मतलब कि ये किससे बनी होती हैं? लिपोप्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स? लिपोप्रोटीन से बनी होती हैं। हाँ, अब जो इनर सरफेस होती है उस पर जो क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टे बने होते हैं, जो इनर सरफेस पे क्रिस्टे होते हैं उन पे ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजोम्स का अब क्या काम होता है? ऑक्सीजोम का क्या काम होता है मेरे को बताना, वरना फिर मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि ये ऑक्सीजोम्स एंड परऑक्सीजोम्स नॉर्मली यूज़ होते हैं, और मतलब कि इसी से तुम्हारा फंक्शनिंग होती है। हाँ, तो चलो मैं तुम्हें बता दूँगी, वैसे मैंने बता ही दिया। हाँ, तो इनकी फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। जो स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड इट्स ल्यूमन इज़ फिल्ड विद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब जो ल्यूमन क्या हो गया और मतलब कि मेम्ब्रेन क्या हो गया, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के बीच में जो एरिया रहता है वो तो हमारा मतलब ल्यूमन हो गया, और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस रह जाती है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में मेन क्या है, चलो हम इसे राउंड अप करते हैं जो जो हमें लिखना है। एक तो रॉड लाइक शेप होती है, ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्क्रैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, सिंगली हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती हैं? लिपोप्रोटीन से बनी होती हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टीन। हाँ, अब जो इनर क्रिस्टेज होते हैं उन पे हमारे पास ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्पेस होता है मेम्ब्रेन के और ल्यूमन के बीच में उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें इस वाले पार्ट में नहीं है, तो चलो आगे फिर बताएंगे जब इसका काम आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें एटीपी जनरेट होती है, एटीपी यूज़ होती है, एटीपी इज़ द एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल। हाँ, तो वही चीज़ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का इतना काम हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में मेन इतना याद रखना है जब तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स में यूज़ हो रहा है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आ गया तुम्हारा सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स आ गया, तो सेंट्रोसोम इट इज़ अ क्लियर जोन अराउंड सेंट्रियोल। ये अब सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर्स तुमने 12th में पढ़ा होगा। सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को, हमारे सेल को स्टिफनेस देते हैं, उनकी एक परफेक्ट शेप बनने में हेल्प करते हैं सेंट्रियोल्स। इनका अरेंजमेंट होता है 9+0 एंड 9+2 होता है फ्लैचलाइन सीलिया का। हाँ, तो 9+0 जो सेंट्रियोल्स का होता है, ठीक है। तो इसका देयर इज़ अ क्लियर जोन अराउंड सेंट्रियोल्स नियर द न्यूक्लियस दैट इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोसोम्स होते हैं, उनके पास क्लियर जोन होता है सेंट्रियोल्स का, उनके पास क्लियर न्यूक्लियस होता है जिसका स्पेशलाइज्ड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। अगर स्पेशलाइज्ड जो नियर न्यूक्लियस के पास में एक जोन होता है सेंट्रियोल्स का, एक साइटोप्लाज्म में स्पेशलाइज एरिया होता है जहाँ पे मतलब कि तुम्हारे सेंट्रियोल्स होते हैं, और उसी एरिया को हम कहते हैं सेंट्रोसोम्स और सेंट्रोस्फीयर। और इट्स मैट्रिक्स इज़ नो कॉल्ड काइनोप्लाज्म। जो सेंट्रोसोम्स की मैट्रिक्स होती है उसको हम काइनोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें 2 राउंडेड बॉडीज़ यूज़ होती हैं सेंट्रियोल्स की, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं वो स्टैक होती हैं एक फ्लैटेंड पैरेलल अरेंज सैक की जो होती हैं, तो स्टैक्स ऑफ फ्लैटन पैरेलल अरेंज होती हैं। पैरेलली अरेंज होती हैं मतलब जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ऐसे पैरेलली अरेंज होती हैं गोल्जी बॉडीज़। और मतलब कि वो एक स्टैक में होती हैं। स्टैक मतलब बंडल, जैसे यहाँ पे एक है, इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है। ये पैरेलल वे में है, ऐसे ही पैरेलल वे में पूरी
पूरे सेल में ये डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं, ठीक है। तो अब इसका ये हो गया। अब वेसिकल्स जो होती हैं फाउंड इन दी एसोसिएशन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो उसमें ही हमारे गोल्जी बॉडीज़ में ही पैरेलली अरेंज होती हैं और सैक फॉर्म होते हैं, उसी में फिर वेसिकल्स फाउंड होते हैं इन एसोसिएशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज़ अरेंज होती हैं, मतलब तुम्हें मैं अभी अरेंजमेंट बताऊंगी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, उसके बाद मैं अरेंजमेंट बताती हूँ कैसे कैसे ये अरेंज होती हैं, तब जाके दिमाग में अच्छे से होगा। इस फिगर से समझाऊंगी, इस वाले फिगर से, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ मैनी लैमेले, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। अब जो हमारे गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो बहुत सारे लैमेले, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल से जॉइंट होती हैं, बहुत उनसे कंपोज्ड होती हैं। कंपोज मतलब उसमें फॉर्म होते हैं ताकि वो आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हो सकें और फिर वो आगे प्रोसेसिंग अच्छे से कर सकें। हाँ, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाते हैं प्लास्टिड्स। दीज ऑर्गेनेलीज आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिसिटी देते हैं। प्लास्टिसिटी मतलब कि वो, जैसे तुमने ध्यान दिया हो कभी तुम पत्ते को नॉर्मली फोल्ड करो, रोल करो, तो वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। अगर उसको तुम तोड़ोगे नहीं तो नॉर्मल कोई लीफ लोगे तो हाँ, तो उसको जब रोल करोगे वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, जैसे उसकी नॉर्मल पोजीशन होती है। तो ये हमारा किस लिए हो पाता है, किस रीज़न से हो सकता है? तो फिर वो हमारा इसी रीज़न से होता है, प्लास्टिड्स की वजह से, क्योंकि उनके अंदर प्लास्टिसिटी देते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ ऑर्गेनेली वो है जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। अब ये इसके कई सारे यूज़ होते हैं प्लास्टिड्स के। प्लास्टिड्स भी 3 तरीके की होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड अलीरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो तुम्हारे इसमें मेनली दे रखे हैं क्लोरोप्लास्ट का, क्रोमोप्लास्ट का एंड ल्यूकोप्लास्ट का। हाँ, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरो से समझ ही आ रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट हम बचपन से पढ़ते आते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट फॉर द ग्रीन कलर इन द प्लांट्स। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट हमें ग्रीन कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो हमारा कलर्स के लिए यूज़ होता है। क्रोमो मतलब कलरफुल, कलर में भी कौन सा, येलो, ब्लू एंड शायद रेड। ये रेड और ग्रीन में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं बता दूँगी, डाल दूँगी इसमें, हाँ, चेक करके एक बार। तो क्रोमोप्लास्ट मतलब होता है, सिंपल है, गिव कलर टू द प्लांट और द फ्रूट ऑफ द प्लांट। और कलरलेस लाइक ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। अमाइलोप्लास्ट होता है वो स्टार्च के लिए होता है, और अलीरोप्लास्ट होता है प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। जो इसमें दे नहीं रखे मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिए हैं। अब लिखना होगा तो लिख सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर टीचर अच्छे से पढ़ेगा तो। हाँ, मेटाप्लाज्म जो होते हैं ये होते हैं द पार्टिकल्स लाइक वैक्यूल्स, ग्रेन्यूल्स एंड अदर साइटोप्लाज्मिक बॉडीज सच एज राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इट। अब जो मेटाप्लाज्म होते हैं वो होते हैं जिनमें कि तुम्हारे वैक्यूल्स आ जाते हैं, ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स रहते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, और मतलब कि उनका साइटोप्लाज्मिक बॉडी जो और बॉडीज़ होती हैं जैसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं वर्ड मेटाप्लाज्म, ठीक है। अब ये सब हो गया। अब हमारा जो सेल है वो मूव भी तो करेगा, कुछ होते हैं जो मूव करते हैं, कुछ होते हैं जो मूव नहीं कर पाते। तो मूवमेंट के लिए 2 तरीके की मूवमेंट होती हैं, एक तो सीलिया बेसल बॉडी और एक फ्लैजिला होती है एक टेल लाइक, जैसे कि तुमने ध्यान दिया हो, मैं क्या एग्जांपल दूँ, जैसे रैट की एक टेल है, तो जो टेल है उसका एक तो मतलब कि जो होता है जो उसकी बॉडी से जॉइंट रहता है, एक तो पार्ट वो होता है, और एक पॉइंटेड पार्ट होता है जो लास्ट में रहता है। जो वो पॉइंटेड पार्ट होता है लास्ट में जो रहता है उस पार्ट को और मतलब कि जो उसकी बॉडी से कवर हो रहा है उस पार्ट तक तुम्हारा एक फ्लैजिला होता है। उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। डिटेल्स में अगर जानना है तो फिर मैं डिटेल बना दूँगी, वीडियोस डिटेल का बताना है तो मैं डिटेल बना दूँगी। ये तो मतलब कि है जैसे तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल, तो फिर तुम क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, कितना लिखोगे, ताकि तुम्हारे को अच्छे से नंबर भी मिल जाए और मतलब कि तुम्हारा अच्छे से सब कुछ हो भी जाए। तो ये तुम्हारा नॉर्मली पढ़ने के लिए बहुत सही है। हाँ, वरना डीप में और डिटेल में चाहिए तो फिर आप मेरे को बता देना। ये मेरा लास्ट टाइम रिवीजन वाला टाइप टॉपिक्स हैं, जैसे कि तुम्हें आना भी चाहिए सब कुछ कि तुम लिख भी पाओ और हेल्प भी हो जाए तुम्हें, और मतलब
कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दे रही हूँ। इसमें से अगर मैं लिख के पढ़ाऊँगी ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, और एज सच सिलेबस है और मतलब तुम्हें पढ़ना भी है, तो फिर वो हो जाएगा। अगर तुम्हारा अच्छा रहा रिस्पॉन्स, अच्छे से लाइक आए, कमेंट्स आए, तो मतलब कि सब्सक्रिप्शंस आए, तो फिर मैं लिख कर पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना इसको आगे वायरल करो, आगे पहुँचाओ जिन जिनको इनकी नीड है, जिन जिनको इसके कंटेंट की नीड है। क्योंकि सिलेबस को मैं जब बीएससी कर रही थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि एज सच इतना अच्छा कोई कंटेंट ऑनलाइन मिल नहीं रहा था और मेरे को फिर प्रॉब्लम भी आ रही थी। बट हो गया, एज सच मेरा अब हो चुका है। तो अब अपनी बात तो छोड़ो, फिर से इसी पे आते हैं। हाँ, तो सीलिया जो अब सीलिया बेसल बॉडीज़ होते हैं और फ्लैजिलास होते हैं। जो सीलिया होते हैं, सीलिया आर दी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स। सीलिया कैसे बता दूँ, सीलिया झाड़ू लाइक स्ट्रक्चर्स कहते थे हम तो। जैसे कि तुमने ध्यान दिया हो, कहाँ से, स्पाइक्स वाला, स्पाइक्स यूज़ होते हैं शूज़ में जो स्पाइक शूज़ होते हैं उनमें हर जगह स्पाइक्स होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। मगर वो तो थोड़े स्ट्रिक्ट स्पाइक्स होते हैं, मतलब कि वो स्टिफ होते हैं, वो मूव नहीं करते। मगर जो बॉडी होती है, बॉडी में टच्ड होते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये है ना, ये सेटल, ये जो पार्ट है ये सीलिया कहा जाएगा। बॉडी से स्टिफ है, ये पूरी बॉडी पे कवर होंगे, पूरी बॉडी पे। इसका एग्जांपल बहुत फेमस है पैरामीशियम, जिसका सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मोडियम जिसमें सीलियरी मूवमेंट होता है वो फूड को गल्फ करने के लिए। हाँ, तो सीलिया बॉडीज़ का ये इस तरीके से होता है। सीलिया आर दी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, चलो फिर से पढ़ते हैं। सीलिया आर दी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स कवरिंग द सरफेस इन सम सेल्स। कुछ सेल्स में सीलिया यूज़ होता है सरफेस को वो करने के लिए, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। ठीक है, अब बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडी, ये बॉडी से ही ओरिजिनेट होते हैं, और ब्लेरोफारोप्लास्ट लाइंग इन दी साइटोप्लाज्म, या फिर मतलब कि ऐसे ही लाए हो रहे होंगे साइटोप्लाज्म में, जो कि हेल्प करेंगे बॉडी को मूव करने के लिए, या फिर बेसल बॉडी से जॉइन होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे बेसल बॉडी से जॉइन होते हैं। ब्लेरोफास्ट वाला अगर तुम ना लिखना चाहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तुम लिख सकते हो ब्लेरोफ्लास्ट। अब आ जाता है उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या आ जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आदि फाइन ट्यूब्यूल लाइक प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसवर्स करते हैं साइटोप्लाज्म को सेल के, एनिमल और प्लांट सेल्स के, जो कि स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देते हैं सेल को। हाँ, प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टू द सेल, डिटरमाइनिंग द सेल शेप एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म आर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, फाइन और पतले ट्यूब्यूल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। हाँ, जो कि हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल के और एनिमल सेल के में एक फ्रेमवर्क देने के लिए। फ्रेमवर्क मतलब जिसे हमारी बॉडी में हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों का ढांचा है, वो हमें स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देता है। तो सेल में स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देने के लिए क्या यूज़ होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, फाइन ट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स के होते हैं, किसके, प्रोटीन्स के होते हैं। ठीक है, और मतलब कि फ्रेमवर्क देते हैं हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल को साइटोप्लाज्म से। ठीक है, तो जो डिटरमाइन करते हैं सेल की शेप को और मतलब कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, और उसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो कि कंपोज करते हैं आरएनए को। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये फ्री होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, और मतलब कि किसी से अटैच नहीं होते। अब कुछ से अटैच होते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, जो कि तुम्हें हेल्प कर देता है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने में और डिफरेंस क्रिएट करने में, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं उसमें तुम्हारे राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं, और जो मतलब कि स्ट्रिक होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उन पे तुम्हारे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स होते हैं मेनली कंपोज्ड ऑफ आरएनए प्रोटीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होते हैं, अब तुम्हारा मेन क्या क्या मैंने बताया था, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन में जो था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब साइटोप्लाज्म के सारे बता दिए,
ये मेन लिख देना। और एक एंडोप्लाज्मिक का और फीचर होता है कि एंडोप्लाज्मिक में पूरा डिटेल दे नहीं रखा। एंडोप्लाज्मिक जो होते हैं वो गोल्जी बॉडी से अरेंज होते हैं और फिर वो यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस हो गया, थर्ड पार्ट के आगे न्यूक्लियस। इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स जनरल मटीरियल इज इनक्लोज्ड बाय डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर एनवलप दैट फॉर्म्स अ prominent spherical organelle called nucleus। द न्यूक्लियर, अब इसमें मतलब क्या हो गया, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जैसे हमारे अंदर डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, तो हमारे अंदर जैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जेनेटिक मटेरियल। हमारे डीएनए के अंदर भी एज सच न्यूक्लियस ही होता है, हाँ, जो कि डीएनए मटेरियल बना रहा होता है, जेनेटिक मटेरियल बना रहा होता है, हाँ। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज होता है जो कि एक न्यूक्लियर एनवलप के अंदर होता है, हाँ। तो जो प्रोमिनेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल बनता है कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर एनवलप जो होता है उसके पास पोर्स होते हैं। अब वो पोर्स क्या हेल्प करते हैं? पोर्स हेल्प करते हैं जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सेल न्यूक्लियस के पास अंदर जाने में और बाहर जाने में, ताकि वो हेल्प कर सके मटेरियल के ट्रांसफ़र में और सिग्नल्स को मतलब कि प्रोड्यूस करने के लिए और फॉर्म करने के लिए कि कहाँ सिग्नल्स जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर एनवलप का क्या हेल्प है? जो न्यूक्लियर एनवलप में पोर्स होते हैं और मतलब कि न्यूक्लियर एनवलप का वो हमें स्पेसिफाई करता है कि कितना चीज़ें अंदर जानी चाहिए, कितनी चीज़ें बाहर जानी चाहिए, वो चीज़ें स्पेसिफाई करेगा न्यूक्लियर एनवलप। पोर्स क्या है? मतलब कि उसको हेल्प करेगा कि मतलब कि ये चीज़ बाहर जानी है, ये चीज़ अंदर जानी है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में क्या क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कि जो फ्लूइड फिल्ड इन न्यूक्लियस, ओके। तो अब ये हो गया। अब उसके बाद तुम्हारा, मैंने कहा था कि तुम्हें इसमें मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी। ये रहा तुम्हारा डायग्राम एक एनिमल सेल का। अब एनिमल सेल में तुम्हें मैंने बताया था कि ये तुम्हारी माइक्रोविलाइज है, मतलब माइक्रोविलाइज और विलाई हो गए, जो कि सीलिया भी होती, सीलिया मतलब कि बॉडी को मूवमेंट करने में मैंने शेप बताई थी। ये माइक्रोविलाई है, एक एक्स्ट्रा सरफेस जो कि हेल्प करती है बॉडी को मूव करने में, हाँ। और एब्जॉर्प्शन ऑफ द रे। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। ये देखो, ये कवरिंग है। प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेन होती है, इनमें मतलब कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में। तो ये तुम्हारी मेम्ब्रेन होगी। अब उसके बाद ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा पूरा न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में ये तुम्हारा बीच का पार्ट है न्यूक्लियर, ये जो है ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये लिख रखा है। और उसके बाद ये न्यूक्लियोपोर है। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनवलप है। उसके बीच में ये देखो, बीच में गैप दे रखा है, ये थोड़ा ये वाला गैप, ये जो गैप दे रखा है इसे कहते हैं न्यूक्लियोपोर, ठीक है। और इसमें ही ये जो है हमारा न्यूक्लियोलस होता है, जिसमें मेन कंटेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है या जो भी मटेरियल हमें ट्रांसफ़र करना होता है। अब इसी में ये पूरा हेटेरोक्रोमेटिन है, ये यूक्रोमेटिन है। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं ये। और मतलब कि साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी है। और ये माइक्रो बॉडीज़ हैं, ये देखो, ये होती है तुम्हारी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में ये वाला तुम्हारा आउटर, ये वाली तुम्हारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन में देखो ये क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं, ये छोटे छोटे, तो इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टल फॉर्म हो गए। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल, जो भी तुम्हें बोलना है वो हो गए, ठीक है। अब ये देखो तुम्हें एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी में क्या बॉन्डिंग है, किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म हो रहा है। ये दो तरीके का होता है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म में, हाँ। जो सिस फॉर्म होती है वो तो ये अंदर वाली होती है और ट्रांसफॉर्म होती है बाहर वाली, ठीक है। तो जो सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, इस पर देखो ये बहुत छोटा दिखा रखा है। इसका मतलब ये तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बहुत छोटी डॉट्स जो दिखा रखे हैं ये इन्होंने रिप्रेजेंट करी है राइबोसोम्स के लिए। तो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म हो गया। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक फॉर्म हुआ है यही तुम्हारा आगे जाएगा, यहाँ से तुम्हारे ट्यूब्यूल्स बनेंगे, वेसिकल्स बनेंगे, जो कि तुम्हारा इधर आगे जाके ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। अब ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारी है गोल्जी बॉडी।
गोल्जी बॉडी में दो होती हैं, सिस एंड कॉन्केव। तो सिस एंड कॉन्केव फॉर्म होती हैं, तो सिस फॉर्म और कॉन्केव फॉर्म से ये जाती हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाले फॉर्म से। यहाँ से तुम्हारा, यहाँ से जो भी इन्होंने मतलब कि वेस्ट है या फिर जो भी इनका सिग्नल है यहाँ से लिया, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ गया, वेसिकल्स के फॉर्म में गोल्जी बॉडीज़ के अंदर, गोल्जी वेसिकल्स या लाइसोसोम्स के फॉर्म में गोल्जी बॉडीज़ के अंदर गया। गोल्जी बॉडीज़ से फिर सिग्नल जो है वो सिग्नल है या जो भी डाइजेस्ट है या नॉन वेस्ट है, वेस्ट है, वो सब इसमें से तुम्हारे बाहर जाएंगे, फिर से वेसिकल्स फॉर्म करते हुए, ट्यूब्यूल्स बनाते हुए या वैक्यूल्स बनाते हुए। अब ये वैक्यूल्स अगर मतलब कि तुम्हारे यूजेबल है तो यहीं पे प्रेजेंट रहेंगे, अगर ये यूजेबल नहीं है तो यहीं से फॉर्म होते होते बाहर चले जाएंगे एज अ वेस्ट। अगर ये वेस्ट है तो फिर ये वेस्ट सेल से बाहर चला जाएगा, यहीं से मतलब कि डिज़ोल्व होकर। ये देखो सिक्रेटरी वेसिकल, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मतलब एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन्स एग्जिस्ट, एक्सो से याद रखो एग्जिस्ट मतलब बाहर जाना। तो एक्सोसाइटोसिस ऑफ दिस सिक्रेटरी प्रोडक्ट, तो ये हमारे सेल का जो वेस्ट है उसे बाहर डालने के लिए, बाहर ले जाने के लिए सेल से, उसका एक्सोसाइटोसिस होता है। ऐसे माइक्रोविलाई के फॉर्म से भी बाहर जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कर देते हैं। ये तुम्हारा नॉर्मल एक एनिमल सेल से तुम्हें मैंने समझाया है यूकैरियोटिक सेल। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जैसे कि अब टाइम बहुत हो चुका है, इससे ज़्यादा दिमाग में आ जाएगा नहीं, तो मैंने आज तुम्हारा पूरा यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट करा दिया है। और इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा रहा तो फिर मैं मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल भी डाल दूँगी इसके बाद। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे, तो मैं तुम्हारा 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी प्रोकैरियोटिक सेल भी, ठीक है। सो बाय बाय।